सुबह अभी ताज़ा थी। शादी के बाद वो एक लंबी छुट्टी पे गई थी। लोग और उसके कोलीग्स के लिए वो उसकी शादी की छुट्टी थी, मगर ज़ुफ़रुख़ वक़ार के लिए वो छुट्टी अपने अहसाब बहाल करने के लिए बेहद ज़रूरी थी। सावरकड़ के 7 दिन 70 सालों की तरह रगों में उतर गए थे। उस ताज़ा सुबह में सफ़ेद कमीज़ शलवार के साथ स्याह कोट पहने, फ़ाइल सीने से लगाए, उससे अदालत की राहदारियों में कदम रखा। कई लोगों ने उससे मुबारकबाद दी, कई ने उसे सलाम किया। वो सर के हम और एक मुस्कुराहट से जवाब देती रही। हाँ, मगर आज ज़ुफ़रुख़ का दिल भारी था, क्योंकि उसे मालूम था, कुछ वक़्त बाद ये लोग उसके साथ नहीं होंगे। अब नहीं, तो फिर ना सही। दिल को थपक कर सुलाया और आगे बढ़ी। चलते-चलते वो यकदम रुक गई। अहाते में लगे चाय के स्टॉल के साथ खड़े, हाथ में चाय का कप लिए अपने साथ खड़े एक मर्द से बात करते हुए उस आदमी को देख ज़ुख़रुख़ ठहर गई थी। चंद पल उसे देखती रही और वो वही था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट डर आई और अगले लम्हे वो उसी की तरफ कदम उठा रही थी। जबल, पुकार थी कि क्या? जबल साकित रह गया। वो तो उससे भूलने वाला था। यूँ अचानक सामने कैसे आ गई वो? चाय का कप लबों से लगाते हुए ठहर गया। डोंट टेल मी तुम मुझे किडनैप करने आए हो? ये मेरा एरिया है। सुरमाई लिबास वाला मर्द धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। निगाहों का नर्म इर्तिकास लौट आया, लबों पे हल्का सा तबस्सुम भी और आंखों में कोई रोशनी भी। मैं आजकल शराफत की ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ खातून। वो मुस्कुराया था। आसमान पे कोसों खुसास सी बिखर गई। बादलों ने आज बूंदाबांदी का अंदिया दिया। ओह प्लीज, शराफत तुमसे 100 फुट की दूरी पे रहती है। ये तो फिर शराफत की बदकिस्मती है। मेरे साथ का शर्फ खो दिया। वो अब के खुलकर मुस्कुराया। वो अपनी बातों से, लहजे से और इत्मीनान से यूं ही मुकाबिल को चित कर देता था। अच्छा, ये बताओ सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह? जबल ने उससे कलाई पे बंधी घड़ी की तरफ इशारा किया। खातून, इस वक्त मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। हमारी सुबह 5 बजे हो जाती है और 8 बजे ख़त्म। ठीक है फिर चलो, तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाती हूँ। तुम हमारे मेहमान हो। वो हिजली से दावत दे रही थी। जबल ने आंखें छोटी करके उससे गौर से देखा। सच सच बताएं, अपने गार्ड से पिटवाने लेकर जा रही हैं ना? ज़ुख़रुख़ फिर से हंस पड़ी। लेकिन तुम तो शरीफ हो ना, तुम्हें क्यों पिटवाऊंगी? आपके सामने माजी का रिकॉर्ड ज़रा ख़राब रहा है। उसकी चाय ठंडी हो गई थी। वो एक बार फिर वही जबल अजलाल खान था, जिसे सुरमाई आंखों के आगे बाकी सब भूल जाता था। मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा मासी भूल जाऊंगी, डोंट वरी। और कुछ वक्त बाद याद आ गया तो? जबल उसे रिठाई से मुस्कुराता रहा। तुम बहुत बोलते हो। उससे गहरी थकान सदा सांस आ रही थी। पहले ऐसा नहीं था। फिर जावरगढ़ में एक लड़की आई, 7 दिन वहां रही और 70 घंटे उसकी जुबान चलती रही। मुझ पे असर हो गया उसका। किसी आमिल वगैरह को जानती हैं आप? कोई तोड़, कोई शिफा? ज़ुख़रुख़ ने आंखें घुमाई, जैसे कहा हो वट। खैर, ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? जबल ने संजीदगी से अपने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। ये मेरे गांव का आदमी है। भाइयों से कुछ तनाजा है। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। इसके साथ आने वाला कोई नहीं था और वकील भी नहीं, तो मैं चला आया। मोरल सपोर्ट, यू नो। क्या केस है? मुझे डिटेल्स दो, मैं देख लूंगी। उससे खुशदिली से ऑफर की। हम आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते खातून। क्यों मुझे दवालिया करने पे तुली है? बात फीस की नहीं थी, बात उसके करीब रहने की थी। वो नहीं रहना चाहता था। क्यों? क्या? बस नहीं रहना था। मैं आजकल कम फीस लेती हूँ, बल्कि जिनके बारे में मुझे यकीन हो उन्हें मेरी मदद चाहिए, तो मैं फीस नहीं लेती। तुम चलो मेरे साथ। अब ये उसका लहजा और अंदाज बेहद संजीदा था। ये ऑफर जबल के लिए नहीं थी, किसी किस्म के ताल्लुक के लिए नहीं थी। ये ऑफर आजकल उसका ज़मीर देता था। वो खुद को आज़ाद करवाना चाहती थी, मासी के हर उस स्याह बाप से जिससे उसकी ज़िंदगी को तारीक किया। उसके पीछे कदम उठाते, उससे हल्की-फुल्की बात करते हुए जबलहान को अंदाज़ा हुआ था वो बदल गई है। ये वो औरत नहीं थी जिससे वो मिला था। ना जाने क्यों मगर उससे खुशी हुई थी। ज़ुल्फ़ वक़ार, जो शहर के अमरा के केस लड़ा करती थी, आजकल वो अपने तख्त के लिए सच्ची थी और उसके आगे खड़े सवाली के लिए वो ब्रांडेड कपड़े और जूते नहीं देखती थी। उसके बैंक बैलेंस में कमी आने लगी थी, लेकिन वो सिर्फ़ कागज़ के टुकड़े थे। ज़ावर खड़ की ठठराती सर्दी में वो उसका लिबास नहीं बन सके थे, तो अब क्या हाक काम आते। ज़बरी शाहनवाज़ कहानी का सबसे सुरमाई किरदार रहा। वो आज भी हैकिंग करता था, मकासद मगर बदल गए थे। वो अब एक एनजीओ के साथ मुंसलिक था और प्रोजेक्ट के पैसे अगर किसी अफसर के बैंक अकाउंट में जाते थे, तो वो बस एक काम करता था, किसी भी तरह उस खबर को लीक कर देना। आह! मासूम आदमी, वो सामने नहीं आता था, मगर स्क्रीन के पीछे बैठकर वो ऐसे ऐसों को सामने ले आता था कि अकल दंग रह जाए।
छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? नीम अंधेरे कमरे में जो वाइट रोशनी थी वो जलती हुई स्क्रीन सी थी। स्क्रीन पे चलते नंबर्स उसके चेहरे पर पड़ रहे थे और वो कानों पे बड़े बड़े माइक्स लगाए खटाखट टाइप कर रहा था। फिर कुछ लम्हात बाद वो पीछे होकर बैठ जाता, कभी नाखून चबाता, कभी बालों में हाथ फेरता। वो पूरी तरह मुनामिक था। तुमसे कह रहा हूँ, छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? स्याह रंग की शलवार कमीज के साथ सफेद स्वेटर वाला आदमी आगे आया और जबरीज के कान से माइक्स उतारते हुए कहा। एक हाथ में कॉफी का कप था जिसे वो जबरीज के सामने रख रहा था। छोड़ देता हूँ। तुम मुझे गोद ले लो, मेरे खर्चे उठाओ, मैं ये सब छोड़ देता हूँ। तुम्हें गोद लेने से मैं जहर पीना पसंद करूंगा। वो उसके हक में खड़े होकर उससे कंधों पे अपने हाथों से दबाव देने लगा। तुम मेरा पैसा और प्यार खाकर डिकार भी नहीं मारोगे और अगले दिन दोबारा हैकिंग करते नजर आओगे। मस्सा तुम्हारा अपना दिमाग है जिसमें शैतान है। बहुत सोचा था छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं सकता। पैसे की जरूरत है मुझे, सुल्तान की रकम देनी है, घर चलाना है, और सबसे बढ़कर यहाँ बैठकर स्क्रीन के पीछे मैं मेरा सर्कस चला सकता हूँ। इसके पीछे दुनिया गुलाम है मेरी। कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। जबल उससे कंधे दबा रहा था। सबरेश ने सुकून से आंखें मूंद ली। अब कभी कभी एहसास होता था उससे इस आदमी के बगैर इतने साल कैसे गुजार दिए। वो सब ठीक है, लेकिन ये काम तुम्हें कोई तरक्की नहीं देगा। दिन ब दिन दलदल में धंसते जा रहे हो। निकल आऊंगा यार। वो बेनियाजी से बोला और गर्दन पीछे गिरा दी। जबल के हाथों को अपने हाथ में लेकर थपका। अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन बुरे काम नहीं करना चाहता हो। फिर अच्छे काम करो। तुरंत मशवरा आया। कर रहा हूं। शाहजेब वहीद और दीगर लोगों के मुतल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की है। कल तक उसे आधी दुनिया देखेगी। एनजीओ का पैसा खा खा कर अपने महल खड़े कर लिए उन्होंने। वो अब कॉफी का मग उठा रहा था। एक घूंट भरा फिर जबल को देखा। आइंदा कॉफी बनाने की कोशिश मत करना। बेहद संजीदगी से एक इखलाकी मशवरा दिया। बंदा अच्छे काम करे तो सरेआम करे। ये स्क्रीन के पीछे चुप कर क्यों? वो उसके साथ वाली कुर्सी पे आकर बैठा। क्योंकि मैं फिलहाल इतनी ही गैरत हासिल कर चुका हूं। गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे काम करने के लिए सामने आने का जिगरा चाहिए। अगर पूरा सामने आ गया ना, तो अगले दिन मेरी लाश उठाई जाएगी और दुनिया का अच्छा इंसान खो देगी। उसे तासुब सा हुआ। दुनिया वालों से तुम्हारी इतनी मोहब्बत देख मेरी तो आंखें भर आई। सुरमाई आंखों वाले मर्द ने तंज किया। सबरीश मुस्कुराते हुए अपना काम दोबारा शुरू कर चुका था। अब हको इंसाफ के लिए कम से कम खामोशी नहीं रहेगी, इतना तय था। उन 5 लोगों ने एक जमात बनाई थी जो मुल्क में हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ थी। हर जुल्म पे ट्वीट्स होते थे, लोगों को घर से बाहर निकाला जाता था, एहतजाज होते थे और कई बार इंसाफ मिल जाया करता था। ना भी मिलता तो उन लोगों ने कोशिश कभी नहीं छोड़ी थी। वो बदले थे, सिर्फ अपने लिए नहीं, कौम के लिए भी। तख्त से वफादारी और उसकी इज्जत बड़ी शय होती है और वो उन्हें मिल गई थी। जावरगढ़ पे ठंडी मीठी हवाओं का राज था। सूरज बादलों की टोलियों से खलियों में मसरूफ था। एमपीए साहब के ऑफिस से निकलते जबल अजलाल खान के चेहरे के तासुरात सपाट थे। बाहर उसका इंतजार करती गाड़ी से टेक लगाकर खड़े बेराम ने उसका चेहरा देखा और उसके दिल को जैसे कुछ हुआ हो। क्या हुआ? मंजूर नहीं किया? उससे करीब खड़ा तशवीश से पूछ रहा था। जबल जवाबन खामोश रहा। बेराम का हद से गुस्सा होद कर आया। मुझे जाने दो। अंदर अभी दो दो हाथ करके आता हूं। उसकी तो वोट लेने तो ऐसे आता है जैसे उसकी मां छोड़कर गई हो। मैं, मेरे भाई, मेरी जान, प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। जबल ने उसके सीने पे दोनों हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो मुस्कुराहट जो सावरकर ने कई साल देखने की तमन्ना की थी। जबल के दिल में वो सुकून था जिसे पाने के लिए वो कितने सालों से भटक रहा था। काहिद को इलाके की खिदमत का मौका और फंड्स दोनों मिल गए थे। कई सालों का जुनून और मेहनत रंग ले आया था। बेराम बेयकीनी से उसे देख रहा था। यानी कॉलेज भी बनेगा, यानी स्कूल भी, और कंप्यूटर सेंटर भी, यानी सब चीजों के लिए मान गया। जबल ने कंधे उचकाए और एक बाजू उसके कंधे पर फैलाया। 10,000 वोट दिलवाए हैं उसे। ना मानता तो मुझे मनवाना आता था। वो उससे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। बेराम हनूस यकीन था। अगले 2 से 3 घंटे वो दोनों और गांव के चंद लड़के ज़मीनों के चक्कर लगाते रहे। मुख्तलिफ कॉल्स होती रहीं। ईंटें सीमेंट और बजरी के ठेके दिए गए। जबल उस काम को जल्द अज जल्द शुरू करना चाहता था जिसके पीछे एक मोहब्बत छूट गई। वो उस इश्क को किसी मिराज पहुंचाना चाहता था। कुछ देर बाद वो बेराम के साथ उससे घर आ गया था जहाँ 7 जनवरी को कुछ लोग उसके मेहमान बने थे। वहाँ अब भी कई चीज़ें थीं जो बिल्कुल वैसी थीं जैसी उस रोज़। तहखाने के सीने उतरते उन दोनों को बहुत कुछ याद आया था। उनके पीछे जबरीश था जो स्टिक के सहारे चल रहा था। तहखाने में उसकी स्टिक की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी।
वो तीनों नीचे आए, बस में आकर रुके और चारों अतराफ का जायजा लिया। सीलिंग सदा दीवारें, उखड़ा पेंट, काठ कबाड़ और बहुत कुछ गैर तरतीब था। जगह अच्छी है। अगर इसे कंप्यूटर सेंटर में तब्दील करें तो सेंटर का बजट हम मशीनों पे लगा सकते हैं। जबरीश एक एक चीज को गौर से देखते हुए कह रहा था। घर, इमारतें, जमीन किस मोल में बिकेंगी, कैसे बिकेंगी, ये उससे मालूम होता था। कोठियां उससे बात करती थी, जमीन उससे राज बताती थी, और ये फन उससे अपने बाप से मिला था। और मेरी एक बात गौर से सुनो जबल, लड़कियों के लिए अलग वक्त और अलग क्लासेस का बंदोबस्त हमने लाजमी करना है, वरना कुछ लोग अपनी बेटियों को इससे भी नहीं पढ़ाते कि उन्हें अपनी बहन बेटियों का पर्दा अजीज होता है। जबल उसकी तरफ मुड़ा, चेहरे पे महसूस सा तासुर था। आपने तो मेरी आंखें खोल दी जनाब। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुर्शद, अपने हाथ दीजिए, फकीर चूम कर वापस दे देगा। जबरीश को रह रहकर तब चढ़ी। तुम पैदा ही इतने बेगैरत हुए थे या बाद में कोई अलग कोर्स किया था? मैं तो अच्छा सा मासूम आदमी पैदा हुआ था, लेकिन मेरा एक कजन था, दुनिया जहां का फ्रॉड और बेगैरत। उसका रंग चढ़ा मुझ पर। बहराम, भाई को समझा लो, भरी जवानी में मरने का शौक चढ़ा है इससे। उकताहट से कहते वो जीनों के हक में लगे पाइप्स की तरफ आया। बेहराम अब फर्श पे बैठा, वो दरवाज़ा दिख रहा था जो एजेंट की दुनिया में ले जाता था। उससे बहुत कुछ याद आ रहा था। तुम अपनी फिक्र करो भाई साहब, हर दफा जावर घर से जिंदा वापस नहीं जाओगे। वो पाइप चेक करते हुए वापस आया और दीवार के साथ टेक लगाए पैर पिसार कर जबल के साथ आकर बैठा। कई लम्हे दोनों खामोश रहे। यहाँ उस तहखाने से जिंदगी 360 डिग्री पे तब्दील हुई थी। वो उस जगह को सारी जिंदगी याद रखने वाले थे। मुझे अब आखिरी चेकअप के लिए लंदन जाना है। मोबाइल पे उंगलियां चलाते हुए जबल की उंगलियां एक लम्हे के लिए साकित हुईं। सबरीज का इलाज, उसकी बीमारी, वो आज भी उसे हॉन्ट करती थी। आज भी वो उसके जख्म, उस चिक से नसें चुराता था। कब जाना है? उससे आहिस्तगी से पूछा। दिल एकदम हर शहर से उचाट हो गया था। अगले महीने की 30 को। सुल्तान जा रहा है साथ। मैं चाहता हूं तुम साथ चलो। सबरीज के कहने पे वो गर्दन फेर कर उससे देखने लगा। इलाज करवाएंगे, कुछ दिन घूमेंगे, तुम्हारे लिए कोई कोरी तलाश करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। वो मुस्कुरा रहा था। मेरा वीजा नहीं लगेगा। लग चुका है भाई। जावरगढ़ के अलावा किसी चीज पे ध्यान दो तो पता लगे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। उससे बहाना रद्द किया। फिर बताओ, चल रहे हो साथ? जबल ने कुछ सोचने की अदाकारी की, फिर मशकूक नजरों से उसे देखा। तुम किस खुशी में मुझे साथ लेकर जा रहे हो? इस बीमारी से बहुत डर गया हूं। तुम साथ होगे तो हौसला होगा। वो जो उसे मजीद सख्त सुस्त कहने का इरादा रखता था, यकदम ठहर कर उसे देखने लगा। सबरीज के चेहरे पे कुछ था जिसे वो कोई नाम नहीं दे सका। बाकी सबके साथ मुख्तलिफ ताल्लुक है, और तुम्हारे साथ मुझे हौसला रहता है। तुम मेरी मोरल सपोर्ट हो। जबल ने उसके घुटने पे हाथ रखा, धाड़ से था वो लम्स। सबरीज मुस्कुराया। बोलो ना, चल रहे हो? मुझे इमोशनल मत करो हबीज, अपना छुपा हुआ एजेंडा बताओ। यार, दनीन को नहीं ले जा रहा मैं। उधर मुझे बुखार भी हो जाए तो वो 1.5 लीटर आंसू बहा लेती है। फिर मैं बीमार आदमी, उसकी दमादारी करता हूँ, और अब हमदान का सुकूल भी है। बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी मैं तुम्हारी बीवी की रिप्लेसमेंट बनकर जा रहा हूँ। वो तब क्या? सीधी तरह चल रहे हो या उठा कर ले जाऊं? तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? बेहराम उकताया। ये नहीं चल रहा तो मुझे साथ ले जाओ। बचपन से लंदन जाने का शौक है। बताता हूँ तुम्हारी मंगेतर को, अंग्रेज लड़कियां देखने का शौक चढ़ा है तुम्हें। लंदन जाकर लड़कियां देखना चाहते हो? सबरीज के कहने पर कुलस कर रह गया। मैं आज की भी औकात में रहकर करता हूँ, अपने भाइयों की तरह बड़े बड़े हाथ नहीं मारता। बेहराम चमक कर बोला। क्योंकि तुम में हमारे जैसे स्किल्स नहीं है। तनीन जैसी कोई लड़की तुम्हें देखे भी ना, और जुखरुफ जैसी तो तुम पे पर्चा कटवा कर है। उसका नाम इस तरह मत लो, शादीशुदा है वो। जबल ने संजीदगी से टोका। अब वो उसकी बात नहीं करता था, अपने साथ तो बिल्कुल नहीं। चंद लम्हे ऑकवर्ड सी खामोशी की नजर हुए, फिर सबरीज ने उस खामोशी को तोड़ा। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, एमपीए ने प्रोजेक्ट कैसे मंजूर कर दिया? मुझसे सुल्तान ने कहा था वो बात करेगा। मैंने मना कर दिया। मुझे यकीन था तुम खुद कर लोगे। सबरीज अहम से अंदाज से बता रहा था। सारे वक्त में पहली बार जबल के चेहरे पर हकीकी मुस्कुराहट आई थी, किसी अज़म जैसी मुस्कुराहट। 10,000 वोट लेकर गया था पिछली दफा। इस दफा मैंने सिर्फ ये किया कि उसे छोड़ एक दो दफा उसके मुखालिफ के साथ नजर आया। अब सियासतदान अपने दाम में आया बंदा कहाँ छोड़ते हैं? खुद से बुलाकर प्रोजेक्ट मंजूर करवाए। अगली बार यहाँ हुकूमत बनानी है तो सरदार जबल अजलाल खान के साथ ताल्लुकात दुरुस्त रखने होंगे। सबरीज ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। यानी मैं ये उम्मीद छोड़ दूं कि तुम कोई काम सीधे तरीके से कर सकते हो?
वो तो जैसे साहबे इमाम पेशे थे। खैर, अब मैं निकलता हूँ, वैसे ही काफ़ी देर हो गई है। तनीन को लाऊंगा अगली बार। वो उठते हुए बोला। हाँ हाँ जाओ, ये ना हो रात का खाना ना मिले। जबरीश ने कुछ सख्स कहने को मुंह खोला, फिर रहने दिया। उसे तनीन की कॉल आने लगी थी। जबल ने उसे सीने तय करते ऊपर जाते हुए देखा। एकदम बहुत कुछ याद आया था। थे तो सारे कमबख्त, मगर याद भी आते थे। बेराम ने उसकी नजरों का इर्तकाज सीखा। एक बात पूछूं लाला, जैसे मेरे मना करने पे तो नहीं पूछोगे? वो झल्लाया। बेराम होली से मुस्कुराया। तुम उन सबको याद कर रहे हो? अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। मैं बस ये सोच रहा हूँ, यहाँ आते हुए वो क्या थे, और अब अगर जाकर देखो तो वो लोग बिल्कुल बदल गए हैं। कितना फर्क आ गया है ना। सीनों से उतरता कोई मुलाजिम चाय लेकर आया था। उससे ट्रे और कप रखे और फिर पलट गया। हमारी वजह से हिदायत मिल गई उनको। जो किया उन्होंने खुद किया। हमारा मकसद था कुछ लोगों को हब से बेजा में रखना, उन्हें टॉर्चर करना, अजियत देना। ये कोई दुरुस्त काम तो नहीं था। हम सिर्फ हमारा सोच रहे थे, खुद गर्ज हो गए थे। उससे चैनक उठाई और एक कप में कहवा भरने लगा। वो कभी कभार कहवे की गिरती धार के साथ याद आती थी। अब भी आती थी। मगर जबल इजलाल खान दिल को लगाम में डालना सीख गया था। मुझे यकीन नहीं आता वो इतने बेवकूफ़ कैसे हो गए। हमने इतने दिन उन पर जुल्म किया। मेरा अजीब से अंदाज से कह रहा था, फिर रुका। तुम्हें नहीं लगता हम वही सब दोहरा रहे हैं? बदला तो कुछ भी नहीं। हमने पहले भी किसी को किडनैप किया, टॉर्चर किया, और अब दोबारा वही तो करने जा रहे हैं। मैं अब इस काम के लिए राजी नहीं हूं। और वो सब लोग, मुझे उनकी भी समझ नहीं आती। एक बार ठीक हो जाने पे, राह रास्त पे आ जाने के बाद भी उनको आखिर ज़रूरत क्या है दोबारा इस सब में पड़ने की? जबल सेरे लब मुस्कुराया। एक प्याली उसके लिए आगे की और दूसरी अपने सामने रखी। उसे देखा और धीरे से कहने लगा। जो इंसान लंबा अरसा अंधेरे में रहे हों, जिनके पैटर्न्स गलत रहे हों, वो दुरुस्त सिमत पे आ भी जाए तो पुराने अंदाज नहीं भूल पाते। वो फिल्मी ड्रामे होते हैं जहां एक इंसान सुधर गया तो दोबारा बुराई को देखता भी नहीं, उससे करीब भी नहीं जाता। असल जिंदगी में इंसान का सामना बुराई से बार बार होता है। यही तो इम्तिहान होता है, हर मोमिन का इम्तिहान, और इसका कोई अंत नहीं होता। उससे कहवे की प्याली लबू से लगाई। उन पांचों ने अंधेरे से रोशनी की तरफ बस देखा है। आंखें, अमल अब भी उसी अंधेरे के आदी हैं। तुम, मैं, जबरीज, कोई भी उन्हें उन अंधेरों से खींच कर नहीं ला सकता, क्योंकि ये उनका अपना काम है। बदी से नेकी तक का सफर चलता रहता है। एक चोट इंसान को मोमिन नहीं बन करती। मोमिन बनने के लिए दिल पे कई चोटें खानी होती हैं, कई जख्म सहने होते हैं। उनका वक्त शुरू हो चुका है। पहले जख्म से कुछ सीखा है, अब अगला जख्म उन्हें मजीद सिखाएगा, क्योंकि दुनिया अपने रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने वालों को नहीं बख्शती। यानी उनके साथ वो होगा जो हमारे साथ हुआ। और हमारे साथ क्या हुआ था? जबल ने मुस्कुराते हुए पूछा। कभी कभी उसे बेराम बहुत मासूम लगा करता था। जबरीज और तुम्हारे दरमियान कुछ अच्छा नहीं रहा। मैं कातिल बनने वाला था, यहां तक कि मैंने अपने ही भाई के साथ धोखा किया। जबल की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। उससे आज तक बेराम को इस बात के लिए माफ नहीं किया था। जबरीज ने सेहत खो दी। हंजला अब मासूम नहीं रही। ईसा मुझसे अपने राज नहीं कहता। और तुम, जबल के लाडले भाई की आंखों में कुछ डर आया। तुमने मुझे आज तक माफ नहीं किया, न कभी करोगे। मेरा तो बड़ा नुकसान हुआ है, तुम्हारे नुकसान गिनने से बढ़ गए हैं। जबल ने कुछ फ्रूट मुट्ठी में भर लिया। चाय के कुछ खून भरे। मैं वाकई तुम्हें उस सब के लिए माफ नहीं कर सका, न करूंगा। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि हम दोनों के दरमियान चीजें पहले जैसी नहीं रही। तुम भाई हो मेरे, हमेशा अजीज रहोगे। फिलहाल जख्म ताज़ा है, कुछ वक्त बाद मैं भूल जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। माफ तब भी नहीं करोगे जब अजलाल भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने वालों को माफ नहीं करता। बेराम के दिल को कुछ हुआ था। काश उससे पहले दिन से कुछ असूल न तोड़े होते। कुछ लोगों के खिलाफ वो ना गया होता। जिंदगी ठीक थी, अच्छी थी, मगर वो बहुत कुछ खो चुका था। शायद जबल ठीक कहता था। बुरा काम खत्म होने पे यूं ही अगर मगर पछतावे का शिकार कर देता है। हम उन्हें रोक नहीं सकते जबल। अगर हम चाहें तो उनको बचा सकते हैं, वरना कुछ वक्त बाद वो लोग भी हमारी तरह पछताएंगे। बेराम के दिल को किसी तौर पर तसल्ली नहीं हो रही थी। जबल ने कहवे की प्याली वापस ट्रे में रखी और संजीदगी से अपने भाई को देखा। तुम किसी को नहीं बचा सकते। हर शख्स ने अपने हिस्से की हजीमत उठानी होती है। हर शख्स के हिस्से के पछतावे मुकर्रर है। मौजूदा दौर के इंसान को लगता है वो सही काम गलत तरीके से करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। उन पांचों को भी यही लगता है, और कुछ गलत नहीं लगता। जिस जिंदगी से वो निकल आए हैं वहां आसानियां थी, और एकदम वो आसानियां छोड़ नहीं सकते। वो अब इस स्याही के पर्दों में छुपेंगे।
और नुकसान उठाएंगे। इंसान की ग्रोथ का सफ़र ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहेगा और इससे चलना है। यही दुनिया का दस्तूर है। उन पांचों ने एक जंग लड़ी ली, चंद बुराइयां छोड़ दी। अब मजीद बुराइयां आएंगी, कुछ और जंगें बाकी हैं और हर इंसान को अपने जोर बाजू पे लड़नी होती हैं। ये कहानियां कभी भी ख़त्म नहीं होती, उनका नया बाब शुरू हो जाता है। जो बाबे तहर उन्होंने खोला है, उसका दूसरा बाब अब शुरू होने वाला है। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, बेराम की तरफ हाथ बढ़ाया और वो उसके हाथ में अपना हाथ दे गया था। इसलिए बेराम खाना, तुम उनके गम में घुलना छोड़ो। उनका सफ़र शुरू हुआ है और उसका अंत वो खुद करेंगे। सफ़र हमारा भी वही है, लेकिन क्या है, हम जरा मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो अब उसके कंधे पे बाजू फैलाए बाहर जा रहा था। कहीं तुम्हें अपने बहनोई की फिक्र तो नहीं हो रही? अस्तगफिरुल्लाह। वो कड़वे लहजे में बोला। हानि की परवाह न होती तो अपने हाथों से उसे मारता मैं। ऐसे बहनोई से बंदा बगैर बहनोई रहे। अब इतना भी बुरा नहीं है यार, हमारे सामने कितना शरीफ बनकर तो रहता है वो। बस हमारे सामने, वरना उसके ईमान नामे शैतान देखकर आठ आठ आंसू रोए। जबल उसके बात पे हंस रहा था। बेराम चले कुटे अंदाज से मजीद कुछ कह रहा था। दोनों भाई एक साथ चलते हुए जा रहे थे। जावरखड़ की तरक्की अब उनकी मुंतजिर थी। उनकी बातें और उनकी कहानी जारी थी, अब आवाज़ से मधूम होती चली गई। ये ताइस क्या चीज़ है? हसन उस रोज़ सुल्तान के घर पे डिनर पे आया हुआ था। जब सहराज ने उससे सवाल किया, डिनर टेबल पे उस वक्त सुल्तान, सुखरूख, सहराज और हसन थे। मुलाजिम जरा फांसे पे हाथ बांधे खड़े थे। हातम ताई का ताई लेकर हमने ताइज बना लिया है। हम सब ताइज हैं। हम 5 लोगों की बनाई हुई एक एनजीओ। वैसे उसकी फाउंडर ज़ुहरुख है। उससे सुल्तान के साथ बैठी सुखरूफ की तरफ इशारा किया। उसे सर के हमसे क्रेडिट वसूल किया। और इसने एक काम का ख्याल, बल्कि साफ साफ बताओ, इतना पैसा कहाँ से आया? सिराज ने बाजू सीने पे बांधे संजीदगी से सवाल किया। उसकी चुभती हुई नसें उन्हें अपने आर पार करती महसूस हुई। हसन ने बाँचें पूरी की पूरी खोल दी। मेरे दोस्तों ने जो माजी में काले कांड किए थे, बस उसी पैसे को सफ़ेद कर रहे हैं। वो सिराज की आंखों में आंखें डालकर बोला। सुल्तान और सुखरूफ ने आंखें घुमाई। कुछ पैसा साफ भी था। ढेर सारा पैसा था जो शादान शाह के घर की दीवारों की वॉलपेपर से छुपा हुआ था। सुफू फकार ने जिससे ढेर सारे हीरे खरीद कर रखे थे। सुल्तान सफ्तर का पैसा छतों की सीलिंग से बाहर उबल रहा था। वो उस सारे पैसे को इकट्ठा करके बैठे तो अव्वल तो फ़ख्र हुआ, फिर शर्म आई, गैरत भी आई, फिर अफसोस हुआ। क्या है ये कागज़ के टुकड़े जिनकी खातिर मौजूदा दौर का इंसान ईमान से लेकर आखिरत तक बेचने को तैयार है। मोटिव क्या था और ये एनजीओ क्या करने वाली है? सिराज ने आपके सुफरुख को देखकर पूछा था। उसकी नोक पे हाथा भाभी जो सच संवर कर अपने सरताज के साथ बैठी थी। सबरीज के एक्सीडेंट के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर वो इस वक्त चल रहा है, ठीक है, तो वजह अल्लाह के बाद पैसा है। हमारे मुल्क की 80% आबादी के पास इजाफी पैसा तो नहीं है, फिर कोई अपने अजीज़ को मरते हुए छोड़ दे। वो एक लम्हे को रुकी। ताइस अव्वल तो एक अस्पताल बनाएगा और उसी दौरान हम एक लंबी चेन बनाएंगे जिससे मुस्तकीन को अपने घर वालों के इलाज के लिए खवार नहीं होना पड़ेगा। किसी को होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारा सबरीज ठीक हो सकता है तो पाकिस्तान के हर सबरीज का सेहत पे हक है। सिराज ने उन्हें यूं देखा जैसे वो वाकई उनसे बड़ा मुतासिर हुआ हो। बस हाथ उठाकर तालियां बजाना रह गया था। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए तुम्हारी इस कदर भलाई का सुनकर। इससे पहले कि मैं रोने लगूं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कटीले अंदाज में कहता हुआ वो जूस का ग्लास हाथ में लेकर उठकर चला गया था। काश वो उन पे लानत भेज सकता। ओ खुदाया, कोई पैसा, कोई हैरात करने के लिए था। मौजूदा दिन का जिक्र है। एयरपोर्ट के रश में मुल्की और बैरूनी मुल्क फ्लाइट्स की लैंड होने का इंतज़ार करते वहाँ कई लोग जमा थे। कराची एयरपोर्ट लोगों के समंदर से डूब रहा था। एयरपोर्ट के बाहर 3 लोग खड़े थे। सफ़ेद रंग के काटन के कल्फ लगे हुए जोड़े, सर पे सिंधी टोपी और अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़े वो जाम शोरों लेकर जाने वाले अपने मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे। चेहरे पे इश्तियाक था। शादान साईं को भी अल्लाह जाने ये शौक कब चढ़ा, ख्वामखा खवारी हो गई और क्या। उनका लबो लहजा ठीठ सिंधी था। साईं ने जो कहा वो करना है, एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं। दूसरे आदमी ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। लो भला, मैं साईं की हुक्म अदूली करूंगा। साईं पे सर कुर्बान। वो जज्बातियत से बोला। वही जज्बातियत जो सिंध और पंजाब के हर गांव में अपने मुर्शिद के लिए मौजूद होती है। वो तीनों अब दोबारा एयरपोर्ट से आने वाले लोगों को देख रहे थे। हाथ में एक बोर्ड पकड़ रखा था। उनके मेहमान जल्द आने वाले थे।
शादात साई ने जो कहा था वो काम दोनों ने करना ही था। मैं उस वक्त राजी तो हो गई थी, लेकिन अब मेरा दिल जरा घबरा रहा है। सुल्तान शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था जब उसके अग में खड़ी सुखरूफ तशवीश से बोली। वो मुड़ा, उसके सामने आकर रुका और बाजू उसके आगे किए। ये फैसला तुम्हारा अपना था जी, लेकिन इस वक्त भी तुम्हारे पास टाइम है। मैं चाहता तो तुम्हें रोक सकता था, लेकिन फिर तुम्हारे अंदर की वो औरत जाग जाती। जामशोरो पहुंचने में भी वक्त है, तुम रास्ता बदल सकती हो। ज़ुखरूफ ने बगैर कुछ कहे उसकी शर्ट के बाजू फोल्ड किए। वह हर रोज़ ऐसे कई छोटे छोटे काम उससे करवाता रहता था। सुल्तान के लिए ज़ुखरूफ को अपने साथ में मशगूल रखना बेहतरीन मशगला था। कम अज़ कम मेरे लिए मत डरो तुम। ताहिस मेरा अपना फैसला था, मुझे तो बस ये फिक्र है कि कुछ गलत ना हो जाए। जब तक वो हसन सुल्तान का प्लान था, तब तक तुम्हें डरना चाहिए था। अब वो एजेंट और उसके मास्टरमाइंड का तराशा हुआ प्लान है। अब फिक्र छोड़ दो। उससे ब्रश ज़ुखरूफ के हाथ में दिया और वो जरा सा झुका। वो अब उसके बालों में ब्रश फेर रही थी। तुम जबल की तारीफ कर रहे हो? ओह माय गॉड, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? वो सुल्तान का चेहरा देखकर मुताज्जिब हुई। सुल्तान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दूसरे हाथ में पकड़ी परफ्यूम की शीशी उसे थमाई। है तो वो दुनिया का सबसे घटिया आदमी, लेकिन दिमाग तो है उसके पास, वो भी एक बेहतरीन दिमाग। उससे बात से उस गुरूर के आगे किए। वो अब उसकी दोनों कलाइयों पे स्प्रे कर रही थी, साथ गर्दन पे भी स्प्रे किया। सुल्तान ने अपनी एक कलाई को उसकी गर्दन से मिस किया। अब उसकी बीवी से वही खुशबू आनी थी जो उसके अपने वजूद से। शादान के लोग संभाल तो लेंगे ना? नई फिक्र ने उससे आन घेरा। सुल्तान अब उससे अपनी टाई थमा रहा था। ये प्लान कामयाब हो जाएगा? वो अब टाई उससे गले में डालते हुए मुतसब्सब थी। सुल्तान उसके आगे हल्का सा झुका ताकि उसे टाई बांधने में आसानी हो। ये पहला कदम है ज़ुहरू। प्लान तो बहुत आगे तक का है और इसे कामयाब होना ही है। इस्टेब्लिशमेंट में हूँ, मेरा खानदान है, कानून की पेचीदगियाँ तुम जानती हो। लोगों में हसन और शादान पॉपुलर है। जबरीर स्क्रीन के बाहर आधी दुनिया संभाल लेगा। फिक्र क्यों करती हो? उसके चेहरे से परेशानी साइल होने लगी। तुम दुनिया की फिक्र छोड़ दो, बस मेरा ख्याल रखा करो। वो मुस्कुराते हुए अब घड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। वो सिंगार मेज से उसकी घड़ी उठाने लगी। चेहरे पे हफ्की थी। शादी नहीं की, मैंने तो जैसे बच्चा अडॉप्ट कर लिया है। बड़बड़ाते हुए वो अब उससे घड़ी पहना रही थी। सुल्तान हर रोज़ की तरह उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे स्टिच करना दुनिया का सबसे खूबसूरत काम था। हसन सुल्तान का प्लान सुनने के बाद वो तमाम लोग आग के दायरे के गिर्द बैठे थे। तय खाने की ठंडक में वो उन्हें झुलसाने वाला था। हम काजी को उठा लेंगे। जिस तरह जबलहान ने हमें कैद करके रखा है, उसी तरह हम काजी को रखेंगे, लेकिन उसमें हमारी शनाख्त वाजिया नहीं होगी। और इससे पहले हमें एक ड्रामा करना होगा। काजी को अगवा करने से पहले मैं अपने किसी अमीर दोस्त के अगवा हो जाने का नाटक सामने लाऊंगा। खबरों और सोशल मीडिया को यह यकीन दिलवाना होगा कि कोई रॉबिनहुड नामी ग्रुप है जो अमरा को अगवा करके उनसे गरीबों की मदद करवाता है। काजी से पहले ऐसे 2 केसेस लाजमी लाने होंगे। तीसरा केस काजी का होगा, ताकि उसे जरा बराबर शक न हो कि ये सब जावरगढ़ से किसी ने किया है। सीधी तरह जावरगढ़ का पैसा हम वापस नहीं ला सकते। ये हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी क्राइम होगा। वाकई उसका ये प्लान उस वक्त उन लोगों ने सुनते ही इनकार कर दिया था, मगर रफ्ता रफ्ता वो 5 और छठा जबलहान ये इतराफ़ कर चुके थे कि उस प्लान के बगैर कुछ भी वापस नहीं मिल सकता। हाँ, मगर उनने हित किया था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी क्राइम होगा। जैसे ज़िंदगी तो उनकी उंगलियों पर थरकती थी ना। वो एक गोदाम नुमा जगह थी जहाँ आसपास ड्रम थे, डीजल के कैन थे, ढेर सारा काट कबाड़ था। अब सो गर्मी तो जैसे चारों ओर फैली हुई थी। गोदाम के अहाते में ऐन बीचों बीच 2 कुर्सियाँ रखी थीं। कुर्सियाँ खाली नहीं थीं। 2 कुर्सियों पे 2 ही नफूस थे। एक लड़का था, कोई 25-26 के हिंद से कुछ था। दूसरी कुर्सी पे एक लड़की थी जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरा हर किस्म के जख्म से पाक। ज़रा से फासले पे चेहरे को स्याह रंग के निकाब में छुपाए कुछ लोग खड़े थे। उनका लिबास भी स्याह था। उनके चेहरे नजर नहीं आते थे। हाँ, मगर आंखें वासिया थीं। गहरी सुरमाई आंखों वाला मर्द गर्दन ढलकाए गौर से उस लड़की को देख रहा था जो काजी का बड़ा बेटा था, सबूर अली। जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये काजी नहीं है साईं, ये काजी का बड़ा बेटा है। उनके हक में खड़े आदमी ने जवाब दिया। और ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। जब हमने लड़के को उठाया तो ये चीख चीख कर कह रही थी, मेरे बेबी को मत लेकर जाओ, मेरे बेबी को मत लेकर जाओ। वो बाकायदा लहक लहक कर बोल रहा था। फिर क्या था साईं? नयाड़ीन लड़की थी। हम नयाड़ियों की बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत पर्दे से कूदी, अदब का तर्ज से था तो। को भी साथ ले आए। शादान साईं,
हमने ठीक किया ना? वो दांत तलब नजरों से अपने साईं को देख रहा था। साईं का बस नहीं चलता था उनकी गर्दन मरोड़ दे। किया तो अपना मुंह काला है, लेकिन क्या करूं, बाबा साईं के हाथ हो तुम। वो बेबसी से बड़बड़ाया। इसकी माँ को भी ले आते घर से, अब उनको याद आई तो क्या होगा? तुमने उनको सही हिदायत नहीं दी थी, तुम्हें खुद जाना चाहिए था। सुल्तान सारे वक्त में पहली बार बोला। उसकी आंखों में नागवारी थी। उसे प्लेन में झोल नहीं चाहिए था। मैं कैसे जा सकता था? सीसीटीवी में मेरा चेहरा आ जाता और पूरे मुल्क में ट्रेंड कर रहा होता। इन दोनों ने भी एयरपोर्ट से दूर गाड़ी रुकवाई थी। मैं जरा सी भी कोताही नहीं कर सकता था। पहली बार अंदाजा हो रहा है तुमसे रिश्ता करके गलती तो नहीं कर दी। जबल की बात पे शादान के बदन में जैसे अंगारे लौट गए। वो तड़प कर उसकी तरफ मुड़ा। मैंने भी पहली बार वो खानदान देखा है जो लड़के की शराफत नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं। क्या करें? तुम्हारे खानदान में शादी करने से पहले 3-4 कत्ल कर कर आए, डाके डाले। मुझे कोई मेरा काम तो समझाओ। बेराम के हाथों में खुजली होने लगी। वो अभी अभी आया था। ये तो मार के मीम से ही मर जाएगा। इससे अच्छे तो पहले हौसले से मारकर मजा तो आता था। मान लड़की को होश आने लगा था। वो नींबा आंखें खोले उनकी तरफ देखने लगी, जैसे अपनी यहाँ मौजूदगी प्रोसेस करना चाहती हो। उसकी आंखों के आगे मंजर धुंधला पड़ रहा था। आवाज़ें गैरवाजियाँ थी। वो लोग अभी कुछ और कहते कि कान में लगे नन्हे एयरपीस पे जबरी शाहनवाज की भारी आवाज़ गूंजी। स्क्रीन के सामने बैठा वो संजीदगी से कुछ कह रहा था। उसके सामने आसपास स्क्रीन सी जिन पे मुख्तलिफ मनाजिर थे। वो कोई आसान हत्फ नहीं है। उसकी आंखें नीम थीं, मगर उसके हाथ अपनी रस्सी से निकलने के लिए मुतहरिक थे। और नीमवा आंखें उन 5 लोगों को स्कैन कर रही थीं। उन आंखों में समझदारी और सफा की थी। वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बॉडीगार्ड भी है। कराटे, जूडो मास्टर, और एक वक्त में उसे किसी ड्रग माफिया के काम करने को बकायदा ट्रेनिंग कर रखी है। वो रस्सी को ऐसी महारत से अपने हाथों से निकाल रही थी कि वहां खड़े उन तमाम लोगों को उसके हाथों की हरकत का अंदाजा ही नहीं हो सका था। वो उसका चेहरा देख रहे थे और लड़की उनके हाथों के हथियार। वो एक वक्त में 10 से 15 मर्दों से अकेले लड़ सकती है। उसका एक दिमाग 4 लोगों के दिमाग पे भारी है, और उसका हमला अचानक। बच कर रहना, फोकस लड़की पे रखो। काजी का बेटा कठपुतली है। काजी तब तक नहीं मानेगा जब तक ये लड़की हार नहीं मान लेती। वो चंद लम्हे गर्दन ढलकाए पड़ी रही। उसके एक्सरे कर दी आंखों ने एक लम्हे में उन्हें जांच लिया। वो उससे नसें हटाए हुए थे। उनका ध्यान कोई और था। बिजली के कोंदे की तरह से उठकर उससे हसन सुल्तान को अपनी तरफ घुमाया और अपनी रस्सियों वाले हाथ उससे गर्दन में बांध दिए। ये सब सेकंड्स के अंदर हुआ था। वो बिलबिलाया। उसके पेट पर घुटना मारकर उसकी आंखों को उबलने के करीब लाई। ये लड़की वाकई आम लड़की नहीं थी। कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ क्यों लाए हो? वो हसन की गर्दन पे रस्सी का दबाव बढ़ाते हुए बेहद संजीदगी से पूछ रही थी। आंखें एक एक को तक रही थीं। बदन चौकन्ना। बाकी सब उसे देखने लगे। खेल शुरू हो चुका था। बैठकर बात करते हैं मैडम, वायलेंस फिर हमें भी आता है। शादान ने हाथ उठाकर बात करना चाहिए, मगर वो एक कदम पीछे होते हुए उसकी गर्दन पे दबाव बढ़ाने लगी। हसन की जिल्द छिलने लगी थी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। पैसा, कोई मफाद, कोई काम, क्या चाहिए तुम्हें काजी साहब से? वो सुर्ख और मुख्तात निगाहें उन पे जमाए हुए पूछ रही थी। जबल ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, मगर उसी पल उसकी नज़र लड़की के हक में चेहरे को ढांपे ड्रम्स के पीछे से निकलती हंसलावे पड़ी। वो मुंह पे उंगली रखी उन्हें खामोश होने का कह रही थी। उसका हर हर कदम मुख्तात था। जो बात करनी है मुझसे करो। काजी साहब के बेटे को जाने दो। काजी साहब के बेटे को हरगिज मत जाने देना। स्पीकर में आवाज़ एक दफ़ा फिर सबरीज की उभरी। ये लड़की सिर्फ एक कुर्बानी है। ये लड़का चला गया तो चाहे तुम इसको मार दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबल, सुल्तान, फोकस। मेरी बात मानो। पैसा मुफाद मैं सब करवा सकती हूँ। काजी के बेटे को जाने दो। मैं सर पे लगने वाली पिस्तौल की ज़र्ब से वो बेख्तियार कराई। पीछे मुड़ना चाहा, मगर ज़र्ब एक बार फिर लगी थी। उसका दिमाग घूम कर रह गया। बेतरबे थपड़ों से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। बर्क रफ्तारी से उसे रस्सियों में बांधा गया। पैर, यहाँ तक कि उसकी कमर भी रस्सी से जोड़कर जकड़ी। उसका सर बहुत बुरी तरह से चकरा रहा था। लड़की को पूरी तरह होश आ गया था। अब वो उस लड़की को यूं इस तरह बंधे देख मोटे मोटे आंसू रोने लगा था। वो मम्मी डैडी बच्चों का लीडर था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। वो उसकी तरफ देखकर उसे तसल्ली देने वाले अंदाज से बोली। मुझसे बात करो। जो चाहिए मुझे बताओ, इसे बाहर भेजो। वो कुर्सी पे फड़फड़ा रही थी। उसका बस्सा चलता था एक एक को जिंदा गाड़ दे। ताइस की आंखें बाया वक्त छोटी हुई।
एक नज़र उन्होंने रोते हुए मोटे लड़के को देखा, फिर दूसरी नज़र उस एथलीट पे पड़ी, फिर उनके लबों को शैतानी मुस्कुराहट ने छुआ, फिर कंधों पे हाथ रख के एक दायरा बनाया। वो सब एक दायरे में खड़े एक दूसरे की आंखों में उभरती शैतानी चमक दिख रहे थे। वो सब एक ही तो थे। लड़की मुश्किल हत्फ है। चवल ने गिरा किया। लड़का बेहद आसान हत्फ है। ज़ुहरा ने कंधे उचकाए। कैसे? आशिक की औलाद है, जो काम पैसा ताकत अकल न करवाए वो उसका इश्क करवा देगा। सुल्तान बेनियासी से बोला। फिर शुरू करते हैं। दायरा टूट गया। जेब से टेप निकालते हुए शादान उस लड़की की तरफ बढ़ा। हंसला उसके साथ थी और बाकी लोग उनके हक में हाथ बांधे दिलचस्पी से ये तमाशा देख रहे थे। वो चटपटाती लड़की के आगे झुका, टेप खोलकर उसके मुंह पे लगाई। हंसला ने उसके माथे और आंखों में गिरते बैंग्स हटाए। वो दोनों अब उसके सामने एक ही पोजीशन में झुके हुए थे। आंखें एक ही अंदाज से मुस्कुरा रही थीं और लबों पे बेख्तियार एक ही फिक्र आया था। भली करे आया। खुशामदीद। बाबे दहर एक बार फिर खुल चुका था। इस बार मगर किरदार, हालात, वाक़यात मुख्तलिफ थे, बेहद मुख्तलिफ। कहानी ख़त्म नहीं हुई, नए अंदाज में शुरू हो चुकी थी। ख़त्म, शुद्ध। बाबे दहर यहाँ एख्तिताम पसीर हुआ। इस कहानी का कोई दूसरा हिस्सा कभी नहीं लिखा जाएगा।